हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोट्री एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 4 की। इसका प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर 4, उसमें हम लोगों ने बेटा लॉरेंस के एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, और उसी के कॉन्सेप्ट पे फिर हम लोगों ने बात की थी बेटा इलेक्ट्रिक मोटर की, जिसे हम बेसिकली डायरेक्ट करंट का मोटर भी जानते हैं, यानी कि डीसी मोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फंक्शन देखा था कि हम मोटर को किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। यानी कि अब ये जो मोटर होता है ना बेटा, जनरली पहले आप एक मोटर के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो मोटर होती है तो ये यूज कहाँ करते हैं, ज्यादातर हम रोटेटिंग एप्लियंसेस जो भी होते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें मोटर यूज होती है। पंखा चल रहा है, मोटर यूज हो रही है, वॉशिंग मशीन, मोटर यूज हो रही है। तो ज्यादातर चीजों को रोटेट करने में हम मोटर का यूज देखते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? तो वो होता है डायरेक्ट करंट का मोटर। ओके, अब हम इसके बाद आगे आते हैं, तो जिसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी कि मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। जब हम मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझते हैं बेटा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday thought, since a magnetic field is produced by an electric current, it should be possible to produce an electric current by a magnetic field. अब जब लॉरेंस के एक्सपेरिमेंट को देखा गया तो उसमें यह था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो मोशन होता है, फोर्स आता है, मोशन होता है, मूवमेंट होती है। तो अगर क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग वायर की मूवमेंट कराई जाए तो क्या उसमें करंट जनरेट होगा? ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें, तीनों चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्टिव हैं तो होना चाहिए। अगर दो चीजें हैं तो तीसरे को जनरेट होना चाहिए। अच्छा, अब इसका एक्सपेरिमेंट किसके दिमाग में आया? फैराडे के दिमाग में आ गया। माइकल फैराडे के दिमाग में ये एक्सपेरिमेंट आ गया कि भाई हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मोशन करवाएं तो उसमें करंट जनरेट हो जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट शुड बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। He performed a number of experiments and observed that whenever there is a change in the number of magnetic lines linked with the conductor, an electromotive force is developed between the ends of the conductor, which last act as there is a change in the number of the magnetic field of lines. This phenomena is called the electromagnetic induction. अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यस इट इज पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल तभी होता है जब तक कॉन्टिन्यू मोशन हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तब तक कंडक्टर में यानी कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही मोशन बंद होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद कर देगी। अब इसके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं बेटा। यहां पर कह रहा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझते हैं, अब थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो समझिएगा क्या है। अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, पहला फिगर है ए। अगर आप फिगर ए को देखेंगे तो एक सिलेंडर, एक सोलेनॉइड, ये अंदर से हॉलो है पूरा। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया बेटा, वायर को लपेट दिया है, वायर को लपेट दिया गया। अब ये क्या है, एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 यानी कि ये स्टेशनरी कंडीशन है। अब आते हैं और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट है कि नहीं है। ये केवल करंट के प्रेजेंस को चेक करता है, इज देयर इज एनी करंट और नॉट। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर चेक करता है करंट को, करंट के अमाउंट को नहीं चेक करता है, सिर्फ करंट को चेक करता है कि करंट है कि नहीं है। इसके बाद आता है बेटा फिगर बी। फिगर बी को ध्यान से देखिएगा। अब फिगर बी में मैग्नेट आगे की तरफ आ रहा है। अब आप इसमें देखिएगा, अभी आप इस चीज को दिमाग से एकदम उतार दीजिए कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें करंट को यहां जनरेट करना है। अगर नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आएगा
अगर नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आएगा, यानी कि ये नॉर्थ पोल आगे की तरफ चलता जाएगा कंटिन्यू, ये केवल इतने दूर की बात नहीं है, ये इसके अंदर आएगा तभी ऐसा पॉसिबल, इतने दूर से पॉसिबल नहीं होगा। तो जब नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, इस तरफ जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है और मोशन इसके रिस्पेक्ट में, इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में इस पूरे कंडक्टिंग वायर का मोशन इस तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि वायर को अगर हम मैग्नेट को आगे लाएंगे तो इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है करंट प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन आपको करंट की दिखाई दे रही है, ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर भी टिल्ट कर रहा है, ओके, ये हमने देखा। लेकिन अभी हुआ क्या, जब हम कुछ आगे और ले गए और लो जाके रुक गए, हम क्या हो गए, रिलेटिव मोशन हमारा रुक गया, स्टॉप हो गया, हम उसके अंदर डाल के रुक गए उसको। समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा मैग्नेट इस टाइम इस सोलेनॉइड के अंदर है और जा रहा था, तब तक तो करंट था, लेकिन जब चला गया अंदर पूरा और रुक गया, तब हम देखते हैं कि फिर से करंट गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी जीरो, तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अब जब मैग्नेट या सोलेनॉइड का रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो करंट नहीं जनरेट होती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर फिर से कोई करंट नहीं शो करेगा। लेकिन अब इसी मैग्नेट को हम वापस से बाहर लाते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, इसी मैग्नेट को हम वापस से बाहर की तरफ लाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, वापस से बाहर की तरफ लाते हैं। तो क्या हो रहा है कि करंट फिर से जनरेट हो रही है, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी अपोजिट थी, ठीक है, इस बार करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी अपोजिट थी। अब आइए दूसरे वाले केस में समझिएगा कि जब करंट अंदर जा रही है तो आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन करंट की ये है, तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर ये करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो यानी कि ये नॉर्थ पोल की तरीके से एक्ट करेगा और ये वाला कॉर्नर साउथ पोल की तरीके से एक्ट करेगा। वेलोसिटी जीरो हुई, पोल खत्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा तो मैग्नेट की बात छोड़ दो। अब जब इसको वापस बाहर की तरफ निकाला जा रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, जब इसको वापस बाहर की तरफ हम धकेल रहे हैं, नॉर्थ बाहर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो करंट इस तरफ आ रहा है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर अंदर जाएंगी, तो ये साउथ पोल जनरेट हो गया और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल इस सोलेनॉइड के रिस्पेक्ट में। अब यही काम हम लोग कर रहे हैं पोल को चेंज कर कर, यानी कि इस बार हमने मैग्नेट को क्या किया, इन्वर्स कर दिया, यानी कि रोटेट कर दिया। इस बार साउथ पोल अंदर की तरफ जाएगा। तो पहले जब नॉर्थ पोल जा रहा था बेटा, याद रखना, जब नॉर्थ पोल जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से थी, लेकिन जब साउथ पोल जाएगा तो करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। यानी कि याद रखिएगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा है करंट की डायरेक्शन का, वो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन अगर अलग होती है उस पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन अपोजिट होता है तो भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां से कुछ कंक्लूजन फैराडे ने निकाले, क्या कंक्लूजन थे थोड़ा सा समझते हैं। फ्रॉम द above ऑब्जर्वेशन फैराडे मेड द फॉलोइंग 3 कंक्लूजन। पहला, अ करंट फ्लो इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। करंट केवल तभी जनरेट होगा बेटा जब मोशन होता है उनके बीच में, यानी कि देखा था आपने एक जगह कि जहां पर मोशन जीरो हो चुका था वहां पर फिर से करंट बंद हो गया था। यानी कि करंट सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट हो सकता है जब उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो, यानी कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। आप मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स करिए, मैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स करिए, जिससे कि आप करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं। द करंट इन ए कॉइल इज इंक्रीज्ड। करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय रैपिड मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट। उनका मोशन बहुत ज्यादा तेजी से होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लीजिए,
इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। ये सब इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हैं बेटा, करंट के अमाउंट को यानी कि करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस थी या सॉरी कंक्लूजन्स थी जो कि फैराडे ने की। अब जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर करंट को जनरेट करने की, इससे पहले हम लोगों ने रूल पढ़ा था, वो पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लॉरेंज में हम लोगों ने बात की थी लेफ्ट हैंड रूल की, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे बेटा राइट हैंड रूल की, क्योंकि ये टोटल एक अपोजिट चीजें हो रही हैं। यहां पर राइट हैंड रूल आएगा, सब कुछ फेनोमेना लेफ्ट हैंड रूल की तरीके से होगा, नेम सारे लेफ्ट हैंड रूल की तरीके से होंगे, लेकिन नाम इसका इस बार राइट हैंड रूल पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप राइट हैंड का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे केवल चल रहे हैं, यानी कि बस इतना ही कि वहां पर आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप राइट हैंड यूज करते हैं बेटा, तब आप यहाँ करंट की डायरेक्शन को निकालते हैं। किसको? करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड और फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? सेम एज जैसे लेफ्ट वैसे ही राइट। देखिए क्या होता है राइट हैंड रूल। हमारा थंब क्या होता है बेटा? आपको मालूम है कि ये मोशन को या फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है। हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम फोर फिंगर के नाम से भी फोर फिंगर जो हमारी होती है, इंडेक्स मैंने गलती से बोल दिया, फोर फिंगर जो होती है ये क्या हो जाती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हो जाती है। उसके बाद हमारी मिडिल फिंगर, ये इंड्यूस करंट यानी कि जो करंट जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे बेटा फिर से देखिए, ये राइट हैंड है हमारा, ये हो गया हमारे मोशन की डायरेक्शन। याद रखिएगा ये हमारे किसकी डायरेक्शन बेटा? मोशन की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन, और ये क्या है बेटा हमारे? ये हमारा क्या है? मोशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, और ये क्या है बेटा हमारा? इलेक्ट्रिक जनरेट जो हो रहा है यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब इसमें हम राइट हैंड का रूल लगाते हैं। याद रखिएगा राइट हैंड का रूल यहां पर लगता है। आगे तो थोड़ा सा राइट हैंड के रूल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्ट्रेस द थंब, सेंट्रल फिंगर एंड द फोर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। If the forefinger indicate the direction of the magnetic field and the thumb indicate the direction of the motion of the conductor, then the central finger, then it means to say the middle finger will indicate the direction of the induced current. Okay, आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जनरेटर का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के मोशन के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? जनरेटर। और बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा एसी जनरेटर का। किसकी बात करेंगे बेटा? एसी जनरेटर का। अब बेसिकली आप एसी और डीसी का मतलब एक बार जान लीजिए। जनरली एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। क्या नाम होता है बेटा? अल्टरनेट करंट। और डीसी का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में रिलेशन क्या है या मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करंट वो करंट है जिसमें करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। अल्टरनेट करंट का मतलब डायरेक्शन बार बार क्या होती है बेटा? चेंज होती है। और डीसी करंट में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। अब बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो बेटा एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, यानी कि करंट को जनरेट करने का काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह काम करता है। और जिसके अगर मैं इस प्रिंसिपल की बात करूं तो इस प्रिंसिपल में रोल किसका था? माइकल फैराडे का था। समझते हैं क्या है। अब देखिएगा इसमें भी सब कुछ आपको पुरानी थोड़ी सी लास्ट लेक्चर की इमेज समझ में आ रही होगी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी चीज चेंज होती है। क्या क्या चेंज होता है समझ लेते हैं। ये मैग्नेट है जो कि आपको दिख रहा है, ये मैग्नेट है।
ये वही एक्सल, वही सॉफ्ट आयरन कोर, वही आर्मेचर कॉइल। लेकिन अब देखिए नीचे भी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर हम बैटरी वगैरह नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम लोड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ करंट की जरूरत जनरेट करने की, मतलब हम यहाँ से जनरेट करते हैं, हमको एक्स्ट्रा करंट देने की जरूरत नहीं है, हम करंट को स्टोर करते हैं या यूज करते हैं। लेकिन अब देखिएगा वहां पर स्प्लिट रिंग था। क्या था बेटा? स्प्लिट रिंग, जिसे कम्यूटेटर भी बोलते थे। लेकिन ये किसमें था? मोटर में था। लेकिन यहां पर क्या है बेटा? स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग है, ये जनरेटर में है। यहां पर क्या बेटा? स्लिप। ये स्प्लिट है और ये स्लिप है। इसको कम्यूटेटर भी बोला जाता था, लेकिन इसको कम्यूटेटर नहीं बोलते, ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग्स यहां पर कंप्लीट होती हैं। स्प्लिट रिंग सेमी सर्कुलर फॉर्म में आधी आधी होती हैं, लेकिन यहां पर स्प्लिट रिंग पूरी कंप्लीट होती हैं और पूरी दो होती हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसमें होता क्या है। इसमें एक पहली स्लिप रिंग S1, इससे कनेक्ट होगा B1, ठीक है। फिर ये वायर कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा B2 से, ये भी कार्बन ब्रश है, फिर S2, और फिर S2 से एक वायर कनेक्ट होके आएगा यहाँ पर। अब देखिए AB वायर, पहला वायर जो आ रहा है वो S1 से कनेक्ट है, और फिर ये इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हुए कहां तक जाएगा? पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि वायर इसके चारों तरफ, अब यहाँ पर सब कुछ फिक्स है, यानी कि B1 के साथ ये रिंग क्या है? फिक्स है। एक तरीके से रिंग क्या है यहाँ पर? फिक्स है, अपनी पोजीशन पर फिक्स है। याद रखिएगा वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है। तो अब वायर इसके अंदर क्या करता है? रोटेट करता है। वायर रोटेट करेगा ही करेगा या स्लिप रिंग के साथ, लेकिन कांटेक्ट इन दोनों का नहीं छूटेगा, यानी कि ब्रश 1, याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ब्रश 1 और S1 का कांटेक्ट नहीं छूटता है। अब इसको आगे की ओर लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है यहां पर। ये देखिएगा केस पहला, प्लेन ऑफ ए कॉइल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक इनिशियल पोजीशन। यहां पर इनिशियल पोजीशन एकदम इस तरीके से है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन जब हम इसको रोटेट करते हैं, हम मोशन देते हैं, याद रखिएगा यहां आप करंट नहीं दे रहे हैं, यहां आपको करंट जनरेट करना है। अब जब आप यहां मोशन देते हैं, तो आपने इसको क्या किया? रोटेट करने की कोशिश की, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है? आपने इस तरफ रोटेट किया, AB ऊपर की तरफ आया और DC नीचे की तरफ गया, रोटेट करने की आपने कोशिश की। तो अगर आपने बेटा इसको रोटेट करने की कोशिश की, तो हो क्या रहा है? ध्यान रखिएगा, अब इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब इस तरीके की रोटेशन की वजह से इसमें करंट की डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी। अब कैसे आया? देखिएगा मोशन, AB का रिस्पेक्टिव मोशन किस तरफ जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जा रहा है। AB का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा, सॉरी राइट हैंड रूल लगाना है मुझे, मैं लेफ्ट हैंड लगा रहा था। ये क्या है बेटा? मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, लगभग इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा करंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड ये मोशन है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो करंट किधर इंड्यूस होगा? इस तरफ। तो करंट A to B जा रहा है। करंट कहां जा रहा है बेटा? A to B। तो यहां पर हम करंट की डायरेक्शन को देख रहे हैं कि करंट हमारा A to B ट्रेवल कर रहा है। तो करंट अभी A to B ट्रेवल कर रहा है, इसके बाद B to C, और उसके बाद C to D आएगा। अब करंट इसमें आ रहा है, अब ये कनेक्टेड है S2 से। तो देखिएगा करंट, अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर समझिएगा, S2 के बाद B2, उसके बाद ये कंप्लीट कर रहा है अपने सर्किट को। तो अब देखिए करंट कहां से कहां जा रहा है? A to B, उसके बाद C to D, उसके बाद S2, B2, और ये B2 से कहां पहुंच गया? B1, और B1 से S1, और फिर से S1 से ये AB पहुंच गया। इस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। तो यहां पर इसने 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया अभी, ठीक है। अब लेकिन कांटेक्ट में तो सभी हैं। अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, तो AB कहां पहुंच जाएगा बेटा? यहां, और CD कहां पहुंच जाएगा घूम के? यहां।
CD यहां पहुंच जाएगा और AB यहां पहुंच जाएगा। तो होगा क्या, अब थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ही हाफ रोटेशन पूरा होगा, अब हो क्या रहा है, हाफ रोटेशन पूरा हो गया, तो यहां पर आपको दिखा रहा है कि हाफ रोटेशन पूरा हो गया, 180 डिग्री पे पहुंचता है। अब जब हाफ रोटेशन पूरा हो गया तो CD की पोजीशन ये आ गई और AB की पोजीशन ये आ गई। पहले AB की पोजीशन नॉर्थ पोल की तरफ थी, अब AB की पोजीशन साउथ पोल की तरफ हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम पोजीशन देख सकते हैं। तो भाई घुमा इसको जब एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, हम इसको रोटेट एक सिंगल डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो करंट भी एक सिंगल डायरेक्शन में जनरेट होगी, लेकिन ये केवल कॉइल के अंदर की बात है। तो फिर से अगर ये इस तरफ रोटेट हो रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी, यानी कि करंट C to D जाएगा। तो करंट C to D तो जा रहा है, लेकिन मोशन किधर हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ हो रहा है। अब यहाँ करंट नीचे आएगा तो मोशन भी नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, D2C के बाद B2A और B2A के बाद, अब देखिएगा, अब जब ये घूम के आएगा तो स्लिप 1, यानी कि पहले S1 में जा रहा है करंट, S1 के बाद B1 में जा रहा है, और B1 के बाद B2 में, और उसके बाद लास्टली S2 में, और उसके बाद फिर से D2C जा रहा है। ठीक है, फिर से कहां जा रहा है, D2C जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि जब करंट ऐसे आ रहा है तो इस बार S1 में, पहले S1 से करंट निकल रहा था, लेकिन इस बार S1 से करंट सर्किट में जा रहा है लोड के पास। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये मैं दोनों फिगर को हल्का सा कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा यहां पर इस वाले फिगर में, देखिएगा इस वाले फिगर को समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर क्या हो रहा था कि जब पहले करंट आ रहा था तो वो S2 से इंटर कर रहा था, S2 से इंटर करके S1 से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। अब इस बार ये S1 से इंटर कर रहा है और S2 से बाहर जा रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, AC, अल्टरनेट करंट, यानी कि यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। यहां पर बेटा करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, करंट चेंज हो गया डायरेक्शन वाइज। ठीक है, समझ में आया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा जनरेटर का। ठीक है, जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं होती है, स्लिप रिंग होती है, यानी कि कम्यूटेटर नहीं होता है, स्लिप रिंग होती है। ठीक है, तो हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, AC की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, जो कि हमारे घरों में आती है। तो बेटा हमारे इंडिया पे अगर हम बात करेंगे, यहां बात किसकी हो रही है बेटा, सीधे सीधे इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के सिस्टम में जो अल्टरनेट करंट की सप्लाई होती है, वो हमारे यहां होती है 50 हर्ट्ज की। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, यानी कि जब भी एक रोटेशन पूरा होता है, याद रखिएगा, जब एक रोटेशन पूरा होता है तो करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, 2 टाइम्स चेंज हो रही है। यानी कि एक बार करंट ऐसे जा रहा था, जैसे ही आधा चक्कर पूरा हुआ करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, यानी कि एक बार चक्कर पूरा करने में करंट की डायरेक्शन को 2 बार चेंज हुई, करंट पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। ठीक है, तो इसे 50 हर्ट्ज कहते हैं, यानी कि एक रोटेशन पूरा करने में उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज हुई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी 50 टाइम्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 50 टाइम्स निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है बेटा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये इंडियन सिस्टम में आपको इतना मिलता है। आगे डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC, यहां पर बात कर रहा है सीधे सीधे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट की। तो देखिएगा क्या कह रहा है बेटा, A current of a constant magnitude, constant magnitude का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, that is called in a unique direction, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो उसे हम कहते हैं DC, क्योंकि DC का मतलब डायरेक्ट करंट है। लेकिन ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं AC। अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन हमेशा अल्टर होती है। एक बैटरी जो है वो एक DC सोर्स है, वो करंट को केवल एक ही टर्मिनल से निकालता है। बैटरी का पोल फिक्स होता है ना कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो हमेशा उस तरफ से ही करंट को निकालेगा, चेंज नहीं होगा। वाइल AC जनरेटर्स
एंड मेंस आर द एसी सोर्स। जनरेटर ही एक एसी सोर्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं, क्या रहा है, सब कुछ सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होता है। इट्स फ्लो इन वन डायरेक्शन ऑफ द सर्किट, बट ये रिवर्स करती है डायरेक्शन को, वो भी पीरियोडिकली। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम सेल, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम जनरेटर एंड मींस, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा कुछ इनमें बेसिक डिफरेंसेस। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये बेसिक डिफरेंसेस हैं तो क्या हमको ये टॉपिक पूरा समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल है बेटा, जिस तरीके से हमारा मोटर काम करता है उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। अगर आप अपनी साइड बुक से इसको एक बार रीड करेंगे बेटा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। याद रखिएगा कि चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन आपको एक रेगुलर रिवीजन जरूर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स बेटा इन सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से जरूर पढ़िए। अगर आपको कोई पोर्शन वीक लगता है तो आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए बेटा, ओके। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, ओके। बोर्ड्स एकदम पास आ रहे हैं तो फोकस करिए बेटा, ओके। बाय बाय।